अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने की डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 2 रोज रह गए हैं, जिसके बाद हुकूमत और रियासत गैर कानूनी तारीख वतन से कैसे निपटेगी, ये एक अहम सवाल है। अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने 3 अक्टूबर को तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में तकरीबन 30 लाख अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं, जिनमें से तकरीबन 17 लाख गैर कानूनी हैं, जिनमें से कई अफगान खानदानों ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर अभी तक कितने अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। सरकारी हुकाम का दावा है कि 1 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 33,000 गैर कानूनी अफगान महाजरीन रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। UNHCR के मुताबिक हर रोज तकरीबन 18 खानदान रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं और हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 1 नवंबर से किसी गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और उन्हें गिरफ्तार करके चारों सूबों में कायम होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान गैर कानूनी महाजरीन को निकालने की पॉलिसी को मुल्क की मईशत और सिक्योरिटी के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर करार दे रहा है, वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बाद सियासी और समाजी हलकों ने शॉर्ट नोटिस की पॉलिसी पर तनकीद की है, जबकि अफगान हुकूमत पहले ही पाकिस्तान के इस फैसले पर नापसंदगी का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान की इस पॉलिसी से मुल्क को कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, और 1 नवंबर से रियासत लाखों अफराद को गिरफ्तार करने के क्या इंतजाम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने। सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरफराज साहब, 31 अक्टूबर की डेडलाइन सेट की गई थी मुहाजिरीन के लिए जो पाकिस्तान में इलीगली हैं। कहा गया था कि वो रज़ाकाना तौर पर वापस चले जाएँ अपने ममालिक, वरना फिर रियासत हरकत में आएगी। तो ज़रा बताइएगा अब 1 नवंबर से क्या पॉलिसी होगी, क्या इकदाम लिए जाएंगे और अब तक कितनी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं? देखिए, 1 नवंबर तक तो हम वॉलंटरी रिटर्न जो है उसको इनकरेज कर रहे हैं। 1 नवंबर के बाद हम इंशाल्लाह ताला अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये ऑपरेशन इस तरह होगा कि जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। डिवीज़नल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बन चुकी हैं, जियो मैपिंग हो चुकी है कि कौन किधर है। कहीं कोई बसगर है, कहीं पर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं शहरों में है। जहाँ जहाँ इलीगल एलियंस होंगे, और ये सिर्फ अफ़गान शहरियों के लिए नहीं है, बदकिस्मती से अब ज़्यादा इलीगल फॉरेनर्स जो हैं या इलीगल एलियंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान का नाम लेना पड़ता है। ये जितने भी लोग हैं इनको इंशाल्लाह 1 नवंबर 2 नवंबर ऑनवर्ड हमारा जो वो ऑपरेशन होगा वो स्टार्ट होगा। 1 नवंबर तक वॉलंटरी रिटर्न को हम इनकरेज कर रहे हैं। सही है। और इसके बाद एग्जैक्टली किस तरीके से इकदाम लिए जाएंगे? रेड्स होंगी, उनको जकड़ के बाहर भेजा जाएगा? देखिए, ज़बरदस्ती का लफ्ज़ तो है, हमने वहाँ पर होल्डिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। ज़ाहिर है रेड्स तो होंगी, उनको फिर उन होल्डिंग सेंटर्स में लेकर आया जाएगा। वहाँ पर उनके लिए अद्वियात का और खाने पीने का इंतज़ाम होगा, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या ख़वातीन हैं या बुज़ुर्ग हैं उनके साथ इंतहाई एहतराम से पेश आने की हदायत दी गई हैं तमाम इदारों को, तमाम फोर्सेस को, तमाम पुलिस को, चीफ़ सेक्रेटरीज़ को। और उन होल्डिंग सेंटर्स में रख के उनको राशन दिया जाएगा, खाना पीना दिया जाएगा, और फिर उनको इंशाल्लाह वीक में जो है वो हर होल्डिंग सेंटर से 3 से 4 शिफ्ट्स होंगी जो इनको बॉर्डर्स पे पहुंचाएंगी। और सरफराज साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अब तक जो लोग गए हैं, जिन्होंने इनखला किया है, जो वापस गए हैं, उनकी तादाद क्या है? देखिए, जो वॉलंटरी रिटर्न है वो डेली के हिसाब से तादाद चेंज होती जा रही है। कोई 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो जा चुके हैं। 15 से 20 हज़ार, क्योंकि आपने कहा था तकरीबन 17 लाख यहाँ पर इलीगल लोग हैं जिनको वापस भेजना है, तो सिर्फ खुद से जो गए आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार की तादाद है उनकी। जी हाँ, वो क्योंकि मैं आपसे कोई सैटरडे और फ्राइडे का वो शेयर कर रहा हूँ, थर्सडे का सॉरी, तो ये 2 दिन बीच में और भी गुजरे हैं, इसमें भी ज़ाहिर है कुछ लोग गए होंगे और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज तो बहुत रश था तुरखम पे भी, चमन पर भी और बाकी बॉर्डर्स पर भी। और सरफराज साहब, इसमें ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा कि जब आप कहते हैं कि इलीगली पाकिस्तान में वो स्टे कर रहे थे, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि जो अफगान नेशनल्स खास तौर पर, क्योंकि 99% कहा जाता है कि वही हैं, तो वो मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान आए हैं, और कुछ के हवाले से कहा जाता है कि वो पैदा भी पाकिस्तान में हुए, वो बड़े भी यहीं पे हुए हैं। क्या उनसे मुतल्लिक भी यही पॉलिसी है? और इसके अलावा कुछ के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कुछ के पास अफगान सिटीजन कार्ड है, और कुछ 2021 में जो है वो पाकिस्तान आए थे जब
अमेरिकी फोर्सेज वहां से निकल रही थी। तो चारों ये जो कैटेगरीज हैं, सबके लिए एक ही पॉलिसी है कि सबने जाना है पाकिस्तान से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पॉलिसी सबके लिए, लेकिन फ़ेज़ वाइज है। पहले फ़ेज़ में इलीगल्स हैं। अब इलीगल्स कौन से हैं? इलीगल एक तो वो हैं जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पीओआर कार्ड नहीं है, कोई अफ़गान कार्ड नहीं है, देयर इज़ नो एनी एविडेंस कि वो पाकिस्तान में किस वक्त आए हैं, कैसे आए हैं। एक तो वो है। दूसरे वो हैं जिन्होंने हमारे डाटा को ब्रीच किया है और नादरा के रिकॉर्ड को ब्रीच करके अपने आप को पाकिस्तानी रजिस्टर्ड करा लिए। वो तो इलीगल से भी ज़्यादा मुजरिम हुए कि उन्होंने हमारा डाटा भी चोरी किया, हमारे फैमिली ट्रीज़ में भी घुसे और वहाँ से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। ये दो हमारे इनिशियल स्टेजेस में दो रिकॉर्ड पे है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं, फिर जो रजिस्टर्ड यूएनएचसीआर के साथ रिफ्यूजीज़ हैं वो हैं। एंड ऑफ द डे सबको वापस जाना है, क्योंकि अब उनका मुल्क जो है वो पुरअमन हो चुका है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई खाना जंगी नहीं है। तो अब तो उनका मुल्क प्रॉस्परस भी कर रहा है बकौल उनके, तो वो जाएँ अपने मुल्क में रहें। सही। अच्छा, एक बात आपने की कि अभी तक तो जो लोग जा रहे हैं वो वॉलंटरी रिटर्न के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम रेड्स वगैरह भी करेंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था, कुछ जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी ये कहना है कि ऑलरेडी ये रेड शुरू हो चुके हैं, खासतौर पर कराची में, क्योंकि अफगान नेशनल्स की बड़ी तादाद है, वहाँ पर भी हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं। इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आपने जो होल्डिंग सेंटर्स या डिटेंशन सेंटर की बात की, उससे मुतलिक भी कल ये डॉन का एडिटोरियल था जिसमें कहा गया है कि मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 ये होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिनकी कैपेसिटी 5000 लोगों को रखने की है। तो अगर लाखों की तादाद में यहां पर है तो डिटेंशन सेंटर कम नहीं पड़ जाएंगे? एक दिन में तो लाखों नहीं गिरफ्तार होंगे ना जी। एक दिन में तो हमारा प्लान यही है कि पहले हम, जिस तरह ये आप एक डिटेंशन सेंटर की बात करें, केपी में 5000 की कैपेसिटी है। जब ये 5000 फिल हो जाएगा और विद एवरी डे, आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़, वीक में 2 से 3 जो है हर होल्डिंग सेंटर से उनको वापस भेजा जाएगा। उसके लिए पूरा फाइनेंशियल उसका क्या वो होगा, वो सारी एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली गई है। तो वो ज़ाहिर है वो खाली होता जाएगा और लोग आते जाएंगे, वो जाते जाएंगे। वो इस सारे ऑपरेशन में कोई 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। सही। और इन दी एंड जिनके पास अफगान कार्ड है या जिनके पास पीओआर है वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो भी पाकिस्तान से बाहर जाएं? जी इनिशियल स्टेजेस में वही, जो जिनके पास कार्ड्स हैं वो रहेंगे। जो बिल्कुल इलीगल हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको रिपैट्रिएट किया जाएगा। और उसके बाद सेकंड फेज़ में फिर जो अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं उनको, और फिर एंड में जिनका रिफ्यूजी स्टेटस है उनको। अच्छा, इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है जिनके पास ये कार्ड्स मौजूद हैं और जो रिफ्यूजी स्टेटस पे, इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है। तो इन सब ने जाना है। हमारा मुल्क जो है जी। इन सब की कुल तादाद कितनी है? क्योंकि जब 17 लाख कोट करते हैं तो वो इलीगल है या टोटल मिला के ये 17 लाख बनते हैं? देखिए, टोटल तो ये तकरीबन कोई 3 मिलियन से ऊपर ही है, और जो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, लीगल, इलीगल। तो अब फिगर्स में मैं इसलिए भी नहीं जाना चाहता हूँ कि बिकॉज़ अब कुछ अरसे बाद आप फिर कोट करने लग जाएंगे कहीं ना कहीं। आजकल ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम इसलिए फ़िगर्स को बहुत अवॉइड करता हूँ मैं तो ज़ाती तौर पे। तो जितने भी हैं, 1 है या 10 हैं या 10 लाख है। फिगर्स हमारे पास एक्चुअल हैं कि कितने अफगानी यहाँ पर हैं, जिसमें कितने इलीगल हैं, कितने लीगल हैं? 99% फिगर्स हमारे पास हैं, और ज़ाहिर है स्टेट की कैपेसिटी है कि इसको 100% तक कर दें। लेकिन यह है कि वो बसा औकात चेंज होते रहते हैं। कुछ लोग वॉलंटियर रिटर्न पे हैं, फिर पोरस बॉर्डर्स हैं, मूवमेंट बॉर्डर्स पे भी स्ट्रिक की हुई है हमने, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चेंज होते रहते हैं फिगर्स। सही। और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है सरफराज साहब कि पाकिस्तान ने इन मुहाजिरीन की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और बहुत अरसे तक मेज़बानी की है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में रियलाइजेशन नहीं है, दुनिया भर इसकी रियलाइजेशन करती है कि जब तक वो यहाँ पे थे पाकिस्तान ने मेज़बानी की। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो कहती है कि वहाँ पे सिचुएशन बेहतर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब अपने घर पे आप वापस चले जाएं। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये कहा जा रहा है कि टाइम फ्रेम बहुत कम दिया गया था। 31 अक्टूबर तक लोग अपना बिजनेस वाइंड अप करें, जो भी छोटा मोटा काम कर रहे थे वो कैसे करेंगे? कहीं ऐसा ना हो इतने शॉर्ट स्पैन में अगर हम भेजने की बात करें तो इससे कोई इंसानी बहरान जन्म ले। देखिए, हमने बड़ा सोचा समझा है और बड़े अरसे से हम ये बात कर रहे हैं। 1 अक्टूबर तक नहीं था, 1 नवंबर, और फिर 2-3 महीने का टाइम दिया गया था। पिछले 2.5 महीने से ये बात चल रही है, और रिपैट्रिएशन प्लान जो है वो डिस्कशन में था, मीडिया में था और डिस्कशन में था। तो मैं नहीं समझता कि कोई इंसानी बहरान जन्म लेगा, और हमने अपनी स्टेट को ठीक करना है, हमने अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं,
और हम समझते हैं कि ये किसी भी नेशन स्टेट का हक़ है, हम अपना वो हक़ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमारे दरमियान कोई इलीगल एलियंस ना हो, और दिस इज़ व्हाट वर्ल्ड की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी ही है। और जब आप कहते हैं कि हम काफ़ी अरसे से रिपैट्रिएशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये कोई रिएक्शनरी पॉलिसी नहीं है, खासतौर पे कुछ जो टेररिज्म के वाक़यात हुए जैसे चित्राल में हुआ जिसके बाद ये मूव किया गया, तो ये रिएक्शनरी नहीं है, आप कह रहे हैं कि सोचा समझा एक मूव है, इसके कॉस्ट एनालिसिस हमने किए हुए हैं। देखिए हमने कॉस्ट की भी एनालिसिस की हुई है और फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी एनालिसिस की हुई है। रिएक्शनरी नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि 24 में से 14 धमाके जो हम पर सुसाइड हुए हैं पिछले 8 महीने में, वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। और हमारा जो क्राइम रेट है इस्लामाबाद का, लाहौर का, कराची का, उसमें हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद रहे हैं स्ट्रीट क्राइम में और इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इलीगल फॉरेनर्स को जो हमारे टैक्स नेट में नहीं है, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो उनको हम रिपैट्रिएट करें, डिपोर्ट करें, वो अपने मुल्कों में जाएं और हम अपना ऑर्डर ठीक करें, अपना घर ठीक करें। अच्छा, देन अगेन मैं कोट करूंगा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये कह रहे हैं कि इनमें से ज़्यादातर लोग जिनको भेजा जा रहा है ये बड़े गरीब हैं और गरीब जगहों पे सेटल्ड हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आदाद शुमार बता रहे हैं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट आप कह रहे हैं 24 में से जो 14 सुसाइड अटैक्स में इस साल वो अफगान नेशनल्स थे। जी बिल्कुल, देखिए मुझे अंदाज़ा है कि गरीब लोग हैं इसमें और बहुत सफरिंग है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना, लेकिन एक भी पाकिस्तानी की ज़िंदगी, एक भी पाकिस्तानी की इकनॉमिक कंडीशन, वो मेरे लिए कम से कम या रियासत के लिए ज़्यादा अहम है किसी और के लिए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है, हमने पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। इकनॉमिकली हम ब्लीड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे सामने है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म है, दोनों सूरतों में अफ़गान नेशनल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान ठीक करना है, अपना घर ठीक करना है। उसके लिए अगर किसी की सफरिंग होगी, अव्वल तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी की सफरिंग ना हो, वो अपने मुल्कों में खुद जाएँ, वॉलंटियर रिटर्न है। ज़ाहिर है जब इतना बड़ा ऑपरेशन होगा तो थोड़ी बहुत सफरिंग्स भी होंगी, थोड़ी बहुत, वो कहते हैं कि खुश के साथ तर भी जलता है, तो तकलीफ़ तो होगी। उसी तकलीफ़ से बचाने के लिए तो हम कह रहे हैं कि वॉलंटियर रिटर्न जो है उसको हम सबसे ज़्यादा वो करेंगे। ये इस ऑपरेशन के बाद भी तो वॉलंटियर रिटर्न जारी रहेगा कि जो ख़ुद बॉर्डर जाना चाहता है वो अपना सामान भी पैक कर सकता है, वो अपने साथ अपने कुछ पैसे भी ले जा सकता है, जिसकी 50,000 के करीब पाकिस्तानी करेंसी हो, जो डॉलर्स में ना हो, अफ़गान करेंसी में हो, तो वो ले जा सकते हैं, या पाकिस्तानी करेंसी में हो वो ले जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर वॉलंटियर रिटर्न करेंगे तो ज़्यादा आसानी से जाएंगे, जब हुकूमत भेजेगी तो मुश्किलात तो होंगी। और सरफराज साहब, आपने ये तो बताया कि लॉ एंड ऑर्डर पे इसका एक मुस्बत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं रिकॉर्ड ये शो करता है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा? 24 करोड़ का मुल्क है, 17 लाख इसमें अगर अफगानी मौजूद हों, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर उनको कोई ना BISP से कोई रकम मिलती है ना और किसी तरीके से सोशल प्रोग्राम से वो बेनिफिट करते हैं, तो इकोनॉमिक बेनिफिट जब से होगा एग्जैक्टली किस तरीके से होगा? देखिए दो चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि लोग हमारे इलीगल यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, टैक्स नेट में नहीं है, फिर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर हमारे स्कूल्स हैं, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस्तेमाल में आती हैं, और हमारा तो सिर्फ इतना सा मौक़िफ़ है कि हम 24 करोड़ हों, हम 2 करोड़ हों, ये मुल्क हमारा है। अब पाकिस्तान एक डिफरेंट स्टेट है, अफ़गानिस्तान एक डिफरेंट स्टेट है, ईरान एक डिफरेंट स्टेट है, या फॉर दैट मैटर कोई और मुल्क कोई और स्टेट है। तो हम अपने स्टेट को ठीक करना चाहते हैं, सॉफ्ट से हार्डन स्टेट बनाना चाहते हैं, तो वो अपने मुल्क में जाएँ, वहाँ फैसिलिटीज़ एंजॉय करें। हमारी फैसिलिटीज़ कम हैं, ज़्यादा हैं, जैसे भी है हमारा मुल्क है, हम उसमें गुजारा कर लेते हैं, वो अपने मुल्क में गुजारा कर लें। सरफराज साहब, एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने इन रेफ्यूजीज़ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेज़बानी की है, जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, लेकिन फिर भी जब इनको रिपैट्रिएट किया जाएगा तो उसकी एक कॉस्ट मुमकिन तो ये होगी कि जो अफगान हुकूमत है वो समझती है हमारी पॉलिसी गलत है, तो उनसे तो ताल्लुकात ख़राब होंगे, लेकिन अफगानियों के साथ जो उनके शहरी हैं उनसे भी ऐसा लगता है कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान को जब हराया अफगानिस्तान ने, तो उनकी जो एक प्लेयर थे इब्राहिम ज़दरान, उन्होंने आकर ये कहा इंडिया में, उन्होंने मैच के बाद ही आकर कहा कि मैं ये विक्ट्री जो है डेडिकेट करता हूं उन रेफ्यूजीज़ के लिए जिनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है शायद वो भी ख़राब होगा, अफगानिस्तान हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब होंगे, ये एक मुमकिन कॉस्ट हो सकती है। इस हवाले से भी आपने सोचा है? हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। मतलब मैं मर रहा हूँ और उनको सिर्फ अपना रिपैट्रिएट होना बुरा लग रहा है अपने ही मुल्क में, और मेरे यहाँ पर मासूम पाकिस्तानी ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मेरे फ़ौजी जवान रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं।
तो मेरे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, मैं अपना मुल्क ठीक करना चाहता हूँ, इसमें किसी को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए। वो अपने मुल्क में जाएं, जैसा भी रहें, अच्छा रहें बुरा रहें, हम अपने मुल्क में अच्छे हैं बुरे हैं, यहाँ पर ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा निगरान हुकूमत है, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की ये है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जब तक इलेक्शन नहीं होते, और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वफाकी हुकूमत और तमाम जो सूबाई निगरान हुकूमत है उनकी जिम्मेदारी ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को मिले, कोई फेवरेटिज्म ना हो। लेकिन अब आपकी निगरान हुकूमत पर और पंजाब पे और इवन केपी की निगरान हुकूमत पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठाती रही है कि जानिबदारी है, आप लोगों का झुकाव नून लीग की तरफ है। पीपल्स पार्टी खासतौर पर इस हवाले से बहुत बात करी कि कुछ कैबिनेट में जो लोग हैं वो नून लीग से करीब समझे जाते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक जमात को मिल रही है। इस पर क्या मौक़िफ़ है निगरान हुकूमत का? देखिए, हमारे लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है, हम किसी बगैर किसी फेवर और फियर के आइन के तहत रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड से मैंडेट में वो यही है कि जो डेली के पाकिस्तान में जो इरेगुलेटरीज़ हो रही हैं उनको ठीक करने की कोशिश है, एंटी स्मगलिंग है और इस तरह की चीज़ें। साथ साथ इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। तो जो इलेक्शन कमीशन असिस्टेंस चाहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनको वो असिस्टेंस देगी। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, हमारे पास सारे हमारे दोस्त हैं, हम सब के साथ राब्ते में हैं। जहाँ हमारा JUI से रब्ता है वहाँ हमारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों से रब्ता है, नून लीग के दोस्तों से रब्ता है। तो हमारे पास तो सब आते हैं और जाते हैं, हमारे लिए कोई, हाँ उनके लिए ज़रूर इस मुल्क में गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए जो 9 मई के जैसे वाक़यात में ऑर्गेनाइज्ड साजिश करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिस्टम पे हमला करें, पाकिस्तान के फ़ौज को और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाने की कोशिश करें, पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ साजिश करें, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिश करें। उनके लिए कम से कम मेरी तो कोई फेवरेटिज्म या मेरी उनके लिए कोई लाइकिंग नहीं हो सकती है। वैसे अगर PTI के सियासी लोग जो कि 9 मई में मुलविस नहीं थे, आजकल TV पे भी आ रहे हैं, वो अगर कहें कि हमें इस्लामाबाद में एक सियासी जलसा करना है, इज्तिमा करना है, तो उनको इजाज़त होगी? क्योंकि पंजाब में तो, लाहौर में तो नहीं दी गई थी उनको इजाज़त, जिस तरह नून लीग ने आके किया। इस्लामाबाद में करने की होगी उनको इजाज़त? नहीं होगी? मफरूज़ों पे तो बात नहीं की जा सकती है, जब वो इजाज़त मांगेंगे तब देखेंगे भाई। आप अगर यहाँ कह दें हाँ इजाज़त होगी तो शायद फिर वो दरख्वास्त दायर कर दें, आप कह देंगे नहीं होगी तो शायद दरख्वास्त ही ना आए फिर आपके पास। शहजाद साहब आपका मुकम्मल हक़ है सवाल करने का और मेरा मुकम्मल हक़ है जवाब देने या ना देने का। वेल लेफ्ट करेंगे मतलब इसको आप? जी, नो कमेंट्स। अच्छा, आपने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत की जिम्मेदारी है हमारी, हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो आपके IG हैं उनको आप ट्रांसफ़र करें, आप DC इस्लामाबाद को ट्रांसफ़र करें। बार बार स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को लिख के भेजा गया है, अब तक ये हुआ नहीं है, क्योंकि IG साहब तो ऑब्वियसली आपकी वजारत के अंडर ही आते हैं। तो ये रेजिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है या आपकी वजारत की तरफ से कि नहीं यही IG हमें चाहिए और इनको इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर भी हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारा एक बड़ा आईनी इदारा है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। इससे पहले उन्होंने जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का कहा है वो हमने सब के सब किए हैं और हम आज भी इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनको मुकम्मल मानेंगे। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिलेज़ तो होते हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उसको देख रही होगी कि उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इससे पहले जितने भी हुए हैं वो हमने किए हैं और ये मामला सब जुडिशियस भी है, कहीं कोर्ट में भी चल रहा है, तो ज़्यादा इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि जो टीम इस वक्त मौजूद है वही रहे या इसको तब्दील कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें? जी, मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर यही है कि लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की बात मानने के बावजूद, उनका हुक्म मानने के बावजूद, मेरी ख्वाहिश ये है कि मौजूदा IG पुलिस जो इस्लामाबाद के हैं वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को बल्कि इस्लामाबाद पुलिस में जिस तरह की शफाफ भर्तियाँ माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह इस IG ने करके दिए, इसी तरह सेफ सिटी है या और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वेलफेयर ऑफ पुलिसमैन है, उसके लिए आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जितना इस IG ने काम किया आज तक किसी IG पुलिस ने नहीं काम किया। यकीनन आने वाला भी करेगा, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश की बात है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि यही IG काम करता रहे, लेकिन हुक्म है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। हाँ, उस हुक्म के पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो भी निगरान हुकूमत को कहे उसके वो पाबंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही। दूसरा एक मामला ये भी था, अभी इमरान खान को कहा था कि पेश करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनका तौहीन का केस चल रहा है और वहाँ पे नहीं प्रेजेंट किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस से कहा और आपकी वजारत से ये कहा कि अगर आप एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते कि उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने, तो अगले 3 माह 4 माह बाद अगर मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात होने हैं तो फिर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप कैसे लेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर बड़ी तशवीश का इजहार कर रहा है।
देखिए, मैं अब आपके चैनल से एक आईनी इदारे के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपका मुख्तसर जवाब ये दे दूँ कि पता होता है कि फ़लानी तारीख़ को इलेक्शंस हैं, उसके लिए पूरी एक मोबिलाइजिंग होती है, उसके ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज की जाती है, और फिर आप मुझे कहें कि एक इंडिविजुअल को कल ले आएँ या परसों ले आएँ, तो ज़ाहिर है इश्यूज़ होंगे, कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है, उनकी अगली पेशी पे उनको पेश कर देंगे, कौन सा इतना बड़ा मसला है। इशू पॉलिटिकल है या वैसे सिक्योरिटी का है? दोनों हैं जी, सिक्योरिटी ज़्यादा है, पॉलिटिकल कम है। उनकी वो एक लीडर है एक पार्टी के, अब उनकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए, और उनको निकालना जेल से, फिर लेकर आना, और फिर माजी में जिस तरह आपने देखा है कि पीटीआई के जत्थों ने जो मुल्क के साथ किया है, खुदा न खास्ता रेडियो पाकिस्तान को जला दिया, जिना हाउस को जला दिया, कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह की चीज़ हो तो ज़ाहिर रेड जोन में है, हमें हर चीज़ देखनी होती है। तो हम सिक्योरिटी को भी देखते हैं, और मॉब, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, इसको भी सामने रखते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है उनके जारी हो जाएंगे और अगली हियरिंग में प्रेजेंट करेंगे उनको आप? जी हाँ, फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है कि उनको अगली पेशी में पेश करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट आया, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई, तो वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम वज़ीर दाखिला बड़ी तफसील से इन्होंने बताया कि जो इस वक्त मुहाजिरीन पाकिस्तान में है, रेफ्यूजीज़ हैं, उनके क्या मुख्तलिफ स्टेटस हैं और किस तरीके से उनको मुल्क से रिपैट्रिएट किया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, मुल्क की सियासत में किरदार और रवैये भी तब्दील होते नजर आ रहे हैं। कल के हरीफ माजी के शिकवे भुलाकर साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर करीब आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUIF एक पेज पर नजर आ रहे हैं और तमाम जमातों की तोपों का रुख नून लीग की तरफ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज ये स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनकी जो कोर कमेटी की सब कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी, उसने ये कहा है कि ट्रांसपेरेंट पोल्स के लिए और फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुख्तलिफ पार्टी से रब्ता भी किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के स्टांस को इंडोर्स भी किया है कि तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और PTI को भी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। जरा बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी है, किन किन जमातों से मिलने का इरादा रखते हैं? देखें, इस वक्त जो मुल्क की अमूमी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर इंतखाब के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से, इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से, तो मेरे ख्याल में सिवाय एक पार्टी के बाकी तमाम पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी और निगरान हुकूमत के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये वाज़े नज़र आ रहा है कि निगरान हुकूमत जो है, उसकी हतमी कोशिश है कि वो एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट करे और इलेक्शन में भी उसकी कामयाबी को यकीनी बनाए। और इलेक्शन कमीशन भी अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अपनी आईनी ज़िम्मेदारी पूरी करने से कतरा रहा है, इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन शेड्यूल नहीं अनाउंस कर रहा। तो इस वजह से यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आइंदा आने वाले इंतखाबी अमल और इंतखाबात के अमल पर जो है वो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए हमारा ख़्याल है कि जितनी भी हम ख़याल जमाते हैं, जिन्होंने अपने बयानात में मुख्तलिफ मौक़े पर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उनके साथ राब्ता किया जाए और इस हवाले से कोई मुश्तरका प्रेशर डाला जाए उन इदारों पर और निगरान हुकूमत के तहत जितने भी इक़दामात किए जा रहे हैं, जो फ़ैसले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं पंजाब हुकूमत की बात करूँगा। पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जहाँ पर बदतरीन किस्म का रियासती क्रैकडाउन PTI के खिलाफ जारी है, तो हम ये चाहेंगे कि दीगर हम ख्याल जमातों से एटलीस्ट बाकी इख्तिलाफात सियासी हमारा जो आपस में मुकाबला है वो जारी रहेगा, लेकिन इस मौजू पर कम से कम हमारी यकसुई होनी चाहिए ताकि इंतखाबात साफ और शफाफ माहौल में हो सकें। आप जो कह रहे हैं कि इंतखाबात के मामले पे जो दीगर हम ख्याल जमाते हैं उनसे राब्ते करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी इन सियासी जमातों के हवाले से बड़ी रिजिड रही है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। इमरान खान तो ये भी कहते रहे दहशत गर्दों से बात होगी, इन सियासी जमातों से नहीं होगी। तो आपको लगता है कि दूसरी तरफ से भी, इन जमातों की तरफ से भी कोई मुस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? पहली बात तो ये देखें कि सियासी जमातें यकीनन अल्फाज का इस्तेमाल भी बाज़ औक़ात सख्त करती हैं, बाज़ औक़ात लहजे भी दुरुस्त होते हैं, सख्त होते हैं।
आपको पता है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बारे में पेट फाड़ने और सड़क पे खींचने और घसीटने की बातें की। क्या कुछ नहीं हुआ माजी में। उसके बावजूद जब वक्त आता है और सियासी उमूर पर बात करने का मौका आता है तो आपस में बैठकर बात करते हैं। मैं समझता हूं कि साफ और शफाफ इंतखाबात और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद सबकी ज़रूरत है, बल्कि कौम की ज़रूरत है, सिर्फ सियासी पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इसलिए पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा, बिलावल जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, तो उसको एंडोर्स किया बाकी पार्टियों ने भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही बात हम कर रहे हैं और करते रहे हैं और शायद आइंदा भी करते रहेंगे। एएनपी ने भी इसकी सपोर्ट की, एमक्यूएम ने भी सपोर्ट की। तो हम ये समझते हैं कि इस बात की अशद ज़रूरत है कि कम अज़ कम साफ और शफाफ इंतखाबात के मामले पर सियासी पार्टियां एटलीस्ट एक ऐसा लाए अमल बनाएं कि जो फैक्टर्स या जो एजेंसीज या जो इदारे, मैं फिर बात करूंगा वफाकी सतह पर निगरान हुकूमत की और पंजाब और केपी में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनको थोड़ा सा हिलाया जाए, झंझोड़ा जाए और इन्हें एहसास दिलाया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आईन और कानून के तहत ये मुनासिब नहीं है। आप साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए अमली इकदाम करें ताकि लोगों को इंतखाबात के अमल पर भी और इसके नताइज पर भी एतमाद हो। अच्छा, बाकी पार्टियों से जो तहरीक इंसाफ का मामला है वो थोड़ा मुख्तलिफ है और उसकी वजह बताई जाती है 9 मई। तो आपको लगता है कि सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके एक साथ होकर आप अपने लिए यानी पीटीआई अपने लिए कोई सियासी स्पेस निकाल सकती है, या फिर इवेंचुअली आपको मुक्तदर हलकों से ही बात करनी पड़ेगी? और दूसरा ये, क्योंकि इन जमातों से भी जब हम बात करते हैं तो इनका भी एक मौक़िफ़ होता है कि जो जमात 9 मई में मुलविस थी, जो लोग 9 मई में मुलविस थे, उनसे तो बात नहीं हो सकती। तो उनका अभी भी ये मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ पे वो हम ख्याल हैं? देखें, उनका अपना मौक़िफ़ है। मैं उनके बारे में तो कोई हतमी बात यकीनन मुझे हक नहीं पहुंचता मैं कहूं, लेकिन अपने बारे में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, उसको अगर बतौर बहाना इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या हमारी राह में रोड़े अटकाने से, तो वो एक अलग इशू है। उसके साथ तो फिर अदालतों में ही देखा जा रहा है और सियासी तौर पर हम उसके साथ उसको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मौक़िफ़ का इशू है तो हमने बार बार ये कहा है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी कहा है, हमारे तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने सूबाई सतह पे भी और मरकजी सतह पे भी इस बात को कंडेम किया है। 9 मई को जो कुछ हुआ, शुहदा की यादगारों के साथ जो तर्ज अमल अपनाया गया, उसको बिल्कुल कंडेम किया गया है और हमने ये मुतालबा किया है और बार बार किया है और मैं आज आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 9 मई में जो लोग मुलविस हैं, अगर सबूत है तो उनको बिल्कुल सजा दी जाए कानून के मुताबिक। अभी मेरे प्रोग्राम में सरफराज बुकटी साहब मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या तमाम पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? उन्होंने कहा बिल्कुल वफाकी हुकूमत की तरफ से होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पीटीआई अगर कल को रिक्वेस्ट करे कि इस्लामाबाद में आप हमें जलसा करने दें तो आप इजाजत देंगे? कह रहे मफरूजों पर बात नहीं करूंगा। तो उन्होंने वेल लेफ्ट कर दिया इस बात को। तो आपको लग रहा है कि ये सूबाई हुकूमतें हो, निगरान या वफाकी हुकूमत हो, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने के आपको मूड में है इस वक्त? मैं अभी ये जैसी मैं ऑफ कैमरा होता हूं आपसे, मैं आपके मोबाइल पे आपको व्हाट्सएप करता हूं वो तस्वीरें और वो वीडियोस जो आज पेशावर में पेशावर हाई कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद कि पीटीआई को जल्द से जुलूस और मुजाहरों की इजाजत दी जाए, आज हमारे कारकुनों ने फ़लस्तीन के गजा के इशू पर मुजाहरा करने की कोशिश की, उनको हवालात में डाला गया है। उनकी तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आज वजीरिस्तान में, अपर वजीरिस्तान जिले में, जो जनूबी वजीरिस्तान पहले कहलाता था, वहां पर हमारी तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ गजा के इशू पर इजहार यकजहती करने के लिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर सरफराज बुकटी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। अमली ग्राउंड पर सिचुएशन आज भी यही है कि पीटीआई को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं है। और हमारे लोगों, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, हमारे पिंडी से, रावलपिंडी से एक साबिका एमपीए साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें क्या हो रहा है। सैफ साहब, वापस पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आते हैं। एक तो ये भी बताइएगा कि क्या ये तमाम मुलाकातें इमरान खान साहब की मर्जी से हो रही है, कोर कमेटी का फैसला है? दूसरा, पीपल्स पार्टी से कितनी जेन्युइन आपको उम्मीद है? क्या वो वाकई चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आप लोग अंदर आए, या उनको ये है कि अगर पीटीआई बिल्कुल ही पंजाब से माइनस होगी तो फिर नून लीग इतनी शायद सीटें ले जाए कि उनको कोalition में जगह ना मिले, कोई मखलूत हुकूमत की जरूरत ही ना हो, इस बेनिफिट की वजह से वो आपके हक में आवाज़ उठा रहे हो? दूसरा, फजल रहमान साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई, वो एक निजी मुलाकात थी, अफसोस किया आप लोगों ने वहाँ जाकर, लेकिन अब से कुछ देर पहले उनका ये बयान आया है कि यहूदी लॉबी सुन ले, तुम्हारे पाकिस्तान में भेजे गए एजेंट को शिकस्त दे चुके हैं, अब तुम्हें शिकस्त देंगे।
तो यानी इमरान खान को ही वो कहते हैं यहूदी लॉबी, तो उनके बारे में तो ये कह रहे हैं शिकस्त दे चुके हैं, अब बाकी यहूदियों को शिकस्त देंगे। तो क्या उम्मीद है JUIF से आपको? मेरे ख्याल में पहले मैं आपके वो जो दरमियान वाला पॉइंट था इमरान खान उस पर मैं बात करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला। देखें, बात यह है कि जैसे कहते हैं कि बैनुल अक़वामी उमूर में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ मफादात होते हैं। पॉलिटिक्स में भी मफादात ही का चक्कर है। पीपल्स पार्टी का मफाद इसमें है यकीनन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओपन फील्ड मिले, वो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करे ताकि मुस्लिम लीग नून के पर जो हैं वो काटे जा सकें और उनको बिल्कुल फ्री फ्लाइट जो है वो ना मिले। तो यकीनन ये तो उनका मफाद है। हमारा मफाद ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, हर पार्टी को हिस्सा मिले और अवाम में से जो जिस शख्स को वोट देना चाहे, जिस पार्टी पे ठप्पा लगाना चाहे, उसको आज़ादाना हैसियत में और अंदाज में यह मौका मिले। तो यकीनन इसमें हमारा मफाद है, क्योंकि हमें ये यकीन है और अल्लाह पे भरोसा है कि पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और हम सबसे ज्यादा मकबूल जमात हैं। इसलिए अवाम को मौका मिलेगा तो हमें सियासी फायदा होगा और हम अपना मकसद हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे दरवाजे सब लोगों के साथ खुले हुए हैं और जो भी पार्टी साफ और शफाफ इंतखाबात के इशू पे बात करेगी हम उसके साथ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे कोई और हो। उनका अपना जो भी मफाद है वो उनका अपना मफाद है। रह गई बात दूसरी मौलाना साहब की, देखें मौलाना साहब को अगर यहूदी लॉबी को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं तो मौलाना साहब को फौरन लबनान का टिकट कटवाना चाहिए या सीरिया का, शाम का, और वहां जाना चाहिए अपने हजारों मुरीदों के साथ और वहां जाकर इसराइल पर हिजबुल्लाह के साथ या किसी और तंजीम के साथ जो है मिलकर लड़ना चाहिए। अगर वो वाकई यहूदी लॉबी को शिकस्त देना चाहिए या खुलकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बयान दे। जुबानी बातों से कि इमरान खान यहूदियों के एजेंट है, ये तो फजूल बातें हैं, लफ बातें, और ये पहले भी कर चुके हैं। जहां तक हमारी मुलाकात का ताल्लुक है, देखें हमने एक अच्छे ग्रैंड जेस्चर का और मैं समझता हूँ कि अफहाम तफहीम का जो है मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार करते हुए हम इनकी तरफ गए। हमने इनकी खुशदामन की वफात पर ताज़ियत की। मैं समझता हूँ कि हर सियासी शख्स को, बल्कि हर इखलाकियात को मानने वाले शख्स को इस अमल की तारीफ करनी चाहिए। लोग दुश्मन के घर भी जाते हैं फातिहा ख्वानी पे। मैं सिर्फ ये बात पूरी कर लूँ, इसलिए हमें मौलाना के पास जो हम फातिहा ख्वानी के लिए गए थे वहां पर हमारा कोई पॉलिटिकल मफाद नहीं था। दूसरी बात यह है, मौलाना अगर यहूदी लॉबी हमें कह रहे हैं और हमसे मुकाबले करने की बात करें तो आए मैदान में, हम इनको ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि इनको हमें यहूदी तो क्या, ये हमें ऐन खाना काबा की जो है इमामत के लिए हमारी सिफारिश करेंगे। ये इनको हमने पेशावर में, इनको हमने मतरा के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्तें दी हैं। इसलिए ये इस तरह की बातें हवाई ड्रामे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो लास्ट जो आपका पॉइंट था जी, इमरान खान वाली बात का जवाब दे दें कि क्या उनकी मंशा शामिल है इसमें कि आप इन पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करें। दूसरा, फिर ताने उस मुलाकात के बाद फजल रहमान से के बाद वो ये दे रहे हैं कि आपने उनको सियासी इमाम मान लिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि और मुलाकातें भी आप लोगों से हो सकती हैं, सियासी बैठकें हो सकती हैं। अगर किसी शख्स ने यह कहा है कि हमने उनको सियासी इमाम मान लिया इसलिए कि हमने उनके पीछे नमाज अदा की, या मुझे यकीन है मौलाना साहब ने ऐसा नहीं कहा होगा। उनकी पार्टी में एक दो नमूने ऐसे यकीनन हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, शायद उन्होंने कहा हो। तो मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गिरावट की और कोई बात नहीं हो सकती कि एक शख्स जिसके पीछे आप एक दीनी फरीजा अदा करें, नमाज पढ़ें, और वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या पॉलिटिकल एंगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जुमले अदा करे, तो मेरे ख्याल में बतौर मुसलमान भी और बतौर एक पश्तून भी और बतौर एक समझता हूँ कि एक रिस्पेक्टेबल आदमी, मैं अपने मुंह को गंदा करूंगा अगर मैं उनके बारे में अपनी राय का इजहार करूंगा। इससे ज्यादा गिरावट मेरे ख्याल में और हो ही नहीं सकती। दूसरी बात जी आप उसकी बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, मैं उसका जवाब दे दूं। खान साहब के साथ हमारा तरीकाकार इस वक्त, जब से वो जेल में गए, उन्होंने एक कोर कमेटी बनाई है जो पार्टी की कोर कमेटी है, वो फैसले करती है और उन फैसलों की तौसीक, अप्रूवल वो हम खान साहब से बतौर बजरिया वकला जेल में जब वो जाते हैं मुलाकात के लिए तो उनसे ली जाती है। इस किस्म की जो आउटरीच है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुख्तलिफ पार्टियों की, उसकी उन्होंने गिरफ्तारी से पहले भी अप्रूवल दी थी और अब भी दी है। और खास तौर पर JUI के हवाले से मैं ये कह दूं कि जब बाजावड़ में धमाका हुआ था इनके जलसे में जिसमें कई अफराद शहीद और जख्मी हुए थे, उस वक्त भी खान साहब ने यह कहा था कि आप लोग जाएं और ताजियत करें। और उस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि हमारे बाज MNAs और MPAs पेशावर से, KP से, वो अस्पताल में अयादत के लिए भी गए थे और वो फातिहा ख्वानी के लिए भी गए थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद।
वेलकम बैक। पीटीआई वफ्द की चंद रोज पहले मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, जिसको कहा गया कि वो सियासी मुलाकात नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दीगर पॉलिटिकल पार्टी से साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुलाकात हो सकती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने। मालिक साहब, क्या नजर आ रहा है? क्या इलेक्शन से पहले नई सफबंदियां नजर आ रही है, क्योंकि रवैये भी तब्दील हो रहे हैं और किरदार भी तब्दील हो रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की खामोशी तो समझ आती है, नाराज़गी है। उनके साथ तो गेम हो गया है। उनका ख्याल था कि साउथ पंजाब के अंदर उनको शेयर मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कराची की जो 14 सीटें खाली हो एक्सपेक्ट की जा रही हैं पीटीआई की खाली होने की, उसमें से उनका ख्याल था 5-6 सीट्स, और वो ओपनली कहते थे उनके लोग कि जी हमें तो कह दिया है 5-6 हमें मिल जाएंगी, वो भी उनके हाथ से निकल गई हैं। सो अब काफ़ी चीज़ें फिर आपने देखा है, चावला साहब का उठाया जाना, सलीम बरादरी वगैरह की जो सिस्टम का हिस्सा थे, बड़ा सख्त उन पर वक्त आया हुआ था। आई थिंक दे आर बाइडिंग द टाइम। जरदारी साहब भी बिल्कुल खामोश हैं। पीटीआई को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहा कि देखिए, पीटीआई इज़ अ वन मैन पार्टी। इमरान खान है या नहीं है, और अब नज़र ये आ रहा है कि उनकी पार्टी को इलेक्शन तो लड़ने दिया जाएगा बैलेट पेपर की हद तक। आगे क्या होता है वो आई थिंक इट्स योर गेस इज़ एज गुड एज माइन। सो अगर उनका ख्याल ये है सेकंड टियर का या थर्ड टियर का, कि क्योंकि आजकल पीपल्स पार्टी नाराज़ है, क्योंकि मौलाना साहब का भी ख्याल है कि उनको वो नहीं मिल रहा जो उनका हिस्सा होना चाहिए, तो शायद हम कोई कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटेंट पे हम कैश इन करा लें, बात कर लें पीएमएलएन के ख़िलाफ़। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बातें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेयूआई से, वहाँ पे अफसोस करने की बात की, पीपीपी से की, ये दोनों चीज़ें इस वक्त जेयूआई और पीपीपी के पेचेक से अबव की बातें हैं। जो रिलीफ वो ढूंढ रहे हैं वो ना उनको किसी अलायंस में मिल सकती है, ना उनको किसी की मुखालफत में मिल सकती है। जो रिलीफ वो ढूंढ रहे हैं वो वाया इमरान खान ही है, और वो फिर किसी किस्म की रिलीफ नज़र नहीं आ रही। सही है, तो मतलब इन पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर भी लें तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी और जेयूआई, मौलाना फजल रहमान ने भी अपना थोड़ा सा स्टांस सॉफ्ट किया है पीटीआई के हवाले से, उसकी वजह आपको कोई ये नजर आती है कि ये चाहते हैं कि जमहूरियत में हर पार्टी का हक है कि इलेक्शन लड़े, या अपना सियासी फायदा देख रहे हैं? क्योंकि अगर पीटीआई नहीं होती और पंजाब में अकेले दौड़ते हैं मियाँ साहब, तो चांसेस यही है कि सेंट्रल पंजाब तो वो स्वीप कर जाएंगे और बाकी पंजाब में भी शायद उनको सीटें मिल जाएं। तो फिर वो एक बड़ी तादाद सीटें लेकर अगर आ जाते हैं तो फिर ये तो कोई चांस नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी कोई कोalition का हिस्सा बन जाए वफाक में, या फजल रहमान साहब की जमात वफाक में हिस्सा बन जाए। तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच रहे होंगे कि पीटीआई अगर हो, थोड़ा बहुत कंपटीशन हो, कुछ उनका वोट काटे नून लीग का, तो शायद हम भी बेनिफिशरी हो अगले वफाकी हुकूमत में? शहजाद, एक सर्टन चीज़ें स्क्रिप्टेड भी हैं, कुछ अनस्क्रिप्टेड हैं, कुछ चीज़ें ग्रे एरियाज में हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये जो थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं पीटीआई वगैरह के साथ, ये सिर्फ पास दैट बी को दिखाने के लिए है कि देखें, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, अगर आप हमें बिल्कुल साइडलाइन करेंगे, तो हमारे पास पॉलिटिकल ऑप्शंस भी हैं, हम ये भी बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि नाइदर ऑफ देम कोई ऐसी पोजीशन में है कि वो डिमांड कर सकें। कोई लेवरेज नहीं है उनके पास इस वक्त? लेवरेज ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़े काम हो गए हुए हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिरने की ज़रूरत थी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो गिर गए। अब हटाने की ज़रूरत थी, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है। इस वक्त पंजाब के अंदर सारी गेम है जिसमें पीटीआई का पॉलिटिकल फ्यूचर भी एक साइड पे लगेगा। पंजाब में इन दोनों की आप मुझे बता दें क्या हैसियत है। जेयूआई की एक छोटे, हर जगह थोड़े थोड़े वोट होते हैं, लेकिन कोई उनकी पार्लियामेंट्री हैसियत नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है वो भी रिड्यूस टू अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ सीट्स। तो इनका पॉलिटिकल मसल पंजाब में है ही नहीं। अब सारी जो बार्गेनिंग है, सारा जो अरेंजमेंट्स हैं, वो पंजाब की बेसिस पे सेट हो रही हैं। तो वहाँ पे तो देयर इज ओनली वन पार्टी टू टॉक टू, एंड दैट इज़ पीएमएलएन। तो पीएमएलएन और दूसरे बात कर रहे हैं, पीएमएलएन और दूसरे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ शोर डाल रहे हैं। ये एज सच मेरा ख्याल है जेयूआई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको बलूचिस्तान और केपी में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, हिस्सा ज़्यादा मिल जाए। पीपल्स पार्टी को ये फ़िक्र है, जो बातचीत हम बहुत सुन रहे हैं और बड़ा उसमें जान है, कि जिनको ये फ़िक्र है कि शायद जिस तरह हालात बन रहे हैं, हमारी जो बहुत मेजॉरिटी थी सिंध में, उसकी बातें हम सुन रहे हैं रिड्यूस होने की। तो ये वो उनको इस बात की भी फिक्र है कि कल को हमें कोalition तो नहीं बनाने में मजबूर किया जाएगा। प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक वो हर कोई अपना जो कुछ है उसको बचाने की कोशिश में है, और अगर साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए तो देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छा, लेकिन मालिक साहब, एक ये भी खबरें यहाँ गर्दिश कर रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो तनकीद कर रही है कि नया लाड़ है और पहले से ही मैच फिक्स हो चुका है, इस हवाले से शायद आने वाले दिनों में
पीपल्स पार्टी की तनकीद में कुछ कमी नजर आए क्योंकि शायद इस तरह का कोई अरेंजमेंट हो गया है कि जो ज्यादा सीटें लेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग में से उसका वजीर आजम होगा, जो कि मोस्ट लाइकली नून लीग हो सकती है, और जो सेकंड पे होगी उनका सदर होगा। यानी कि शायद मुमकिन तौर पे ये देखा जाए कि नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम हो और सदर मुल्क के आसिफ जरदारी साहब हो पीपल्स पार्टी की तरफ से। ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी बातचीत? तीन इक्वेशंस की हम बातें सुन रहे हैं। एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा जिस पे बहस चल रही है वो ये है कि क्या अगर मियाँ साहब आते हैं तो इनवेरिएबली सबको यकीन है कि वो डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। इस पे काफ़ी कुछ एतराज़ात हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हलकों में। वहाँ पे बात हो रही है कि अगर डार साहब को चेयरमैन सेनेट दिया जाए या सदर की भी बात हो रही है। अगर सदर की बात होती है तो यही एक लॉलीपॉप पीपल्स पार्टी के पास भी था, और हम ये सुन रहे थे कि पीपल्स पार्टी को भी ये उम्मीद दिलाई गई है कि अगर कोalition बनती है तो सदारत और फॉरेन मिनिस्ट्री ये आपके पास होगी। अब जाहिर है फॉरेन मिनिस्ट्री के तो उम्मीदवार हमें पता है कौन होंगे, बिलावल का ही होगा। सदर फिर जरदारी साहब ही होंगे। अगर सदारत भी डार साहब को इधर उधर करने के लिए उधर जाती है तो अभी चीज़ें काफ़ी फ्लूइड हैं, लेकिन ये फार्मूलाज डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे तो उसमें इन वन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स बड़ा ज़ोर से कोशिश की डार साहब ने कि जो स्पेशल ये है अपनी SIFC फैसिलिटेशन काउंसिल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे लाया जाए। बड़ी कैबिनेट मीटिंग में बहस हुई और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस रही और एंड में शहबाज शरीफ ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ही पुट हिज फुट डाउन एंड सेड कि नहीं ये नहीं होगा। तो ये अब SIFC का बड़ा क्रिटिकल रोल है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकॉनमी रीडेवलिंग में, और उसमें इंस्टीट्यूशन का मैन पावर एंड प्रेस्टीज दोनों इन्वॉल्व हैं और एट स्टेक हैं। अब वो एक बड़ा टची पॉइंट इस वक्त चल रहा है, तो उसमें भी इक्वेशन चेंज हो सकती है कि चेयरमैन सेनेट किसको जाएगा, प्रेसिडेंसी किसको जाएगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। और क्या अब ये तय ही है कि इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी एंड फेब में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हल्का बंदियों के बाद हम ऐलान कर देंगे शेड्यूल का। सुप्रीम कोर्ट केस भी सुन रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली आपने SIFC की बात की कि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इस केयर टेकर के दौरान पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई प्राइवेटाइजेशन होगी, लेकिन अब तक तो ऐसा कोई फिगर सामने नहीं आया। और हम सबको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है IMF के साथ वो फेब में ख़त्म हो जाएगा और मुमकिन तौर पे IMF शायद केयर टेकर सेटअप से ना बात करे। तो अब तमाम जो पॉसिबिलिटीज देख के यही लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, या आपको लगता है कि अभी भी ये सिचुएशन फ्लूइड है तो कुछ भी हो सकता है? मेरा तो एक ही यार्डस्टिक था, मैं इन तमाम चीज़ों पर भी नहीं था। मैं तो हमेशा कहता भी रहा हूँ, मेरा यकीन था कि जब मियाँ साहब आएंगे इसका मतलब है इलेक्शन हो रहे हैं। अब मियाँ साहब आ गए और जिस स्पीड से उनके लीगल केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, जिस स्पीड से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, जिस स्पीड से सडनली आपको हल्का बंदियाँ भी होती नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पीड के साथ रिजेक्ट किया प्रेसिडेंट अलवी का बयान कि उन्होंने कहा मुझे यकीन से नहीं मैं कह सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं। अब हम सुन रहे हैं, मुझे तो अब कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। आई वुड बी शॉक्ड अब अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन ना हुए, आई वुड बी शॉक्ड। मुझे इलेक्शन में कोई डाउट नहीं है अब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।